फ्रेंड्स, मैं अमित सर और आप सभी का जूम इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट क्लास हमने बेटे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपके सामने नील्स बोर थ्योरी को रखा। बोर्स थ्योरी में मैंने आपको बताया कि एनर्जी का निगेटिव साइन का क्या मतलब होता है। बोर्स थ्योरी के कुछ पॉइंट डिस्कस किए गए और वहाँ ये डिस्कशन किया गया कि अगर एक शेल से दूसरे शेल में इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो एनर्जी का एक्सचेंज किस फॉर्म में होता है, कब एनर्जी रिलीज होती है और कब एब्जॉर्ब होती है। इन्हीं बातों से हम आपके सामने आगे बातें रखने वाले हैं। आइए क्लियर करते हैं बोर्ड्स के कुछ और बातों को। हम आपसे बात करने वाले हैं बेटे हाउ मच एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। मैंने आपको एक सिंपल सा पॉइंट बताया था कि अगर आप न्यूक्लियस के अकॉर्डिंग बात करते हो कि न्यूक्लियस के पास डिफरेंट शेल्स हैं और उन शेल्स में कोई इलेक्ट्रॉन आता है तो आता कहाँ से था। हमने एज्यूम किया था कि वो इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट पोजीशन से आता है। अगर वो इनफाइनाइट से आता था तो वर्क डन क्या था, बाय द सिस्टम था, जिसके कारण हमने मान लिया था कि इनफाइनाइट पे सिस्टम की एनर्जी को क्या कंसीडर कर लो, जीरो कंसीडर कर लो। तो अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ आता था तो वर्क डन बाय द सिस्टम था, एंड बिकॉज ऑफ द वर्क डन बाय द सिस्टम की एनर्जी कम हो रही थी, इसीलिए एनर्जी को निगेटिव में रिप्रेजेंट किया जाता है। मैंने आपको बताया था कि अगर इस पर्टिकुलर शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है, -x है, और मैं चाहता हूं कि इस इलेक्ट्रॉन को निकाल दूं तो मैं -x में उतनी ही एनर्जी को ऐड कर दूंगा जितना वर्क करके सिस्टम आया है। अगर मैं इसे रिवर्स करना चाहता हूं तो मैं उतनी एनर्जी फिर इसको दूंगा भी। जैसे दो मैग्नेट जब जुड़े तो जुड़ने के समय क्या हुआ, उन्होंने खुद काम किया तो उन्होंने क्या किया, अपनी एनर्जी कम कर ली। अब अगर मैं उतनी ही एनर्जी दे के उन्हें अलग करना चाहूँगा तभी वो अलग हो पाएंगे। एट द टाइम आप कहोगे कि जीरो होने का मतलब हमने इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया। उसी बेसिक फॉर्म के लिए हम बता रहे हैं हाउ मच एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। अगर आप किसी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना चाहते हो तो क्या होगा, उसके लिए एक टर्मोलॉजी लिखी गई, आयनाइजेशन एनर्जी। देखिए बेटे, कहीं कहीं बुक्स में सिर्फ क्वेश्चन आ जाता है कैलकुलेट द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सेकंड शेल। अगर बात की जाए तो ये इज इट नॉट अ राइट वन, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी हम तब यूज़ करते हैं जब सिस्टम होता है वो अपने ग्राउंड स्टेट पे होता है। ग्राउंड स्टेट मतलब वो अपने एक्साइटेड फॉर्म में नहीं होता, उसे जिस शेल में होना चाहिए उसमें होना चाहिए। तो हाइड्रोजन का अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो वो कहाँ पे होगा, हमेशा ग्राउंड स्टेट यानी अपने नॉर्मल फर्स्ट शेल में मौजूद होगा। तो जब भी आयनाइजेशन एनर्जी की बात होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट, तो वो माइनस हो जाएगा एनर्जी ऑफ व्हाट, ऑर्बिटल, या आप कह सकते हो एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिटल। हाँ, अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि मेरे पास कोई इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में, हाउ मच एनर्जी रिक्वायर्ड, तो भी आप बोल सकते हो कि आप यहां बोल सकते हो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। सिर्फ इतनी बात मैं कर दूं तो आप यहां लिख सकते हो एनर्जी ऑफ ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट। तो ये लिखा जा सकता है। तो द पॉइंट आउट इज व्हाट, की रिक्वायरमेंट क्या है हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ ऑर्बिट। मान लो यहाँ पे जब वो था तो उसकी एनर्जी -y थी, तो यहाँ पे आप उसे क्या दोगे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। मान लो यहाँ पे था वो -z था, तो मैंने कहा मुझे अगर इस इलेक्ट्रॉन को निकालना होगा तो +z एनर्जी दूंगा, इसको +y दूंगा, इसको +x दूंगा। मैं इन सबकी एनर्जी को अगर जीरो कर देता हूँ, इसका मतलब मैं मानता हूँ कि इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट पे पहुँच गया, मतलब उस एटम से इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया गया। क्लियर है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि आयनाइजेशन एनर्जी बताइए फॉर हाइड्रोजन एटम, तो आप कह सकते हो कि मैं कर सकता हूं। करने के लिए क्या करूंगा, मैं फॉर्मूला रखूंगा, एनर्जी इक्वल्स टू व्हाट, -2.18 इंटू 10⁻−18 जेड स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, और ग्राउंड स्टेट यानी 1 का स्क्वायर। तो एनर्जी कितनी है, -2.18 इंटू 10⁻−18 जूल। कौन सी एनर्जी है, ये हाइड्रोजन का प्रोटॉन, ये पहला शेल, और इस सिस्टम की एनर्जी कितनी है, -2.18 इंटू 10⁻−18 जूल। और मैं आपसे ये बात चाहता हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ मौजूद है ना, उस इलेक्ट्रॉन को क्या कर दूँ, मैं निकाल दूँ। तो निकालने के लिए क्या करना होगा, आप कहोगे कि मैं इसे एनर्जी दूंगा, कितनी, +2.18 इंटू 10⁻−18 जूल। क्यों, आपने देखा भी, ये भी कंडीशन पे बोल सकते हो आप, वरना आपको ये समझना है कि एनर्जी को तो जीरो बनाना है।
तो इतनी एनर्जी जब आपने प्लस में दे दी तो सिस्टम की एनर्जी कितनी हो गई, 0 हो गई। इसका मतलब आपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया। एक पॉइंट मैं आपको यहां समझाना चाहता हूं, समझने की कोशिश कीजिएगा बेटे, कि अगर आपको हाइड्रोजन की आयनांश एनर्जी मालूम है, मान लो मैं आपसे कहता हूं कि लेट अस कंसीडर व्हाट आयनांश एनर्जी फॉर हाइड्रोजन जो है वो हमने मान ली कि चलो मान लेते हैं कि आयनांश एनर्जी हाइड्रोजन की कितनी है, E है। तो व्हाट इज द आयनाइजेशन एनर्जी फॉर अदर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। तो अदर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए क्या बोलोगे आप? तो अदर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए अगर हम बात करें तो आप क्या बताइएगा? तो अदर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए अगर मैं आपसे कहता हूं कि मुझे अब बताइए कि क्या लिखूंगा मैं, तो हम इसे किस तरीके से लिख सकते हैं? तो मैं इसे लिख सकता हूं E इंटू जेड स्क्वायर। व्हाट इज दिस? आइए इसको समझते हैं कि मैंने जो फॉर्मूला आपको बताया इस फॉर्मूला का मीनिंग क्या है। तो E अपॉन जेड स्क्वायर समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने कहा E1 क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। तो यहां पर ये जो है ये आयनांश एनर्जी है बेटे, जिसे हमने क्या लिखा है, E लिखा हुआ है। तो आयनांश एनर्जी कितनी होगी? तो एनर्जी की ऑर्बिटल तो ये है ना 2 × 10⁻18 क्या जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। यहां Z1 लिख दो और ग्राउंड स्टेट के लिए तो n की वैल्यू 1 होती है। अब मैं बोल देता हूं ये मान लो हाइड्रोजन के लिए है। अब मैं किसी हाइड्रोजन स्पीसीज के लिए निकालना चाहता हूं, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए, तो उसके लिए भी तो यही एनर्जी होगी 2.18 10⁻18 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप कहोगे Z2 का स्क्वायर। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो अगर मैं डिवाइड करूंगा तो ये वैल्यूज तो कैंसिल आउट हो जाएंगी। हाइड्रोजन के लिए Z कितना है, 1 है। तो आप क्या कहोगे कि E अपॉन ई स्टार, ई स्टार क्या है, तो आप क्या आ गया Z1 का स्क्वायर अपॉन Z2 का स्क्वायर। इस पर्टिकुलर फॉर्म में ई स्टार को अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा, Z1 क्या होगा, आप कहोगे हाइड्रोजन है तो Z1 1 हो जाएगा, तो आप लिखोगे ना E इंटू वॉट Z2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है E और क्या है Z2। यहाँ पे E बेटे क्या है, अगर मैं बात करूँ इस फॉर्मूला में तो E क्या है, E है आयनांश एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम और Z2 क्या है, तो Z2 को मैंने Z लिखा है, ये हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए ली गई वैल्यू है। तो दैट इज अ वे कि आपको अगर आयनांश एनर्जी किसी और एटम की निकालनी है और हाइड्रोजन की मालूम है तो आप उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए देखिए जो मैंने बातें बताई उसे न्यूमेरिकली अप्लाई करके देख लेते हैं। मैंने भी आपको क्या बताया कि अगर आपको आयनांश एनर्जी निकालना है किसी भी सिस्टम का तो उसके लिए आपको फॉर्मूला क्या लगाना होगा, आयनांश एनर्जी फॉर हाइड्रोजन और साथ में जेड स्क्वायर का मल्टीप्लाई। जेड उस पर्टिकुलर एटम का एटॉमिक नंबर है। आयनांश एनर्जी यानी ग्राउंड स्टेट के बारे में बात हो रही होगी तो दोनों के लिए ग्राउंड स्टेट होगा, तो दोनों के लिए n की वैल्यू 1 थी, वो आपको मैं बता चुका हूँ। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ तो आयनांश एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो रखो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसके लिए कह रहा है, हीलियम पॉजिटिव के लिए। हीलियम के लिए जेड का वैल्यू कितनी होगी, जेड की वैल्यू 2 होगी, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया। मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको हम लोग, कितना 6 4 24, 2 12 14 4 1 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मेरा आंसर हो गया। दूसरा कह रहा है आयनांश एनर्जी बताइए लिथियम 2 पॉजिटिव के लिए। फिर से चलो सॉल्व करते हैं। ये तो पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 करने जा रहे हैं। तो आयनांश एनर्जी के लिए फिर से वैल्यू पुट करते हैं, कितनी 13.6। लिथियम के लिए एन जेड की वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर 9, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 6 54, 4 5 कैरी 27 32, 3 कैरी 9 3 12, यानी 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड दैट इज द आंसर। तो आप देख सकते हो कोई ऐसी बात नहीं थी क्वेश्चन को करते समय। सेम कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ दिस। द आयनांश एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम गिवन कर दिया है। अगर नहीं गिवन करता तो भी आप कर सकते हो। आपको मैं दोनों पार्ट बता देता हूँ। अगर नहीं गिवन करता तो क्या करते, आप कहते हैं कि पहले एनर्जी निकाल लेते हैं। किसके लिए, हीलियम पॉजिटिव के लिए कितनी एनर्जी होती, 2.18 10⁻18। जेड की वैल्यू कितनी 4 और एन की वैल्यू 1 का स्क्वायर। तो आप कहते हैं -2.18 इंटू 10⁻18 इंटू 4। इसे सॉल्व कर लीजिए,
32 7 8.72 10 द पावर माइनस 18 जूल। तो आप कितनी एनर्जी देते, हम देते प्लस एनर्जी, जिससे टोटल एनर्जी कितनी हो जाती, 0 हो जाती। तो आप कहते हैं कि टोटल एनर्जी सिस्टम की 0 हो जाती, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता। तो हमारा जो आंसर रिपोर्ट होता वो क्या होता, वो ये हो जाता। अब अगर इस क्वेश्चन को हम करते दूसरे मैनर में तो क्या लिखते, आप कहते ये एनर्जी दी है आयनोइजेशन एनर्जी, फॉर्मूला क्या कहता है, आयनोइजेशन एनर्जी मालूम है, जेड का स्क्वायर कर लो, हीलियम के लिए Z2 यानी 4 का मल्टीप्लाई 8.72 10 द पावर माइनस 18 जूल, एंड दैट इज आंसर। देखिए बेटे, मैं अब आपसे बात करने वाला हूँ एक फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एनर्जी गैप बिटवीन टू शेल्स। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मान लो मेरे पास दो शेल्स हैं, एक शेल ये, एक शेल ये न्यूक्लियस है, ये N1 शेल और ये N2 शेल। जो बातें मैं आपसे बोलने वाला हूँ जरा ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमने कहा मेरा इलेक्ट्रॉन कुछ इस शेल में है और उसे यहाँ जाना है, तो आप बताओगे कि उसे लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जाना है। अगर उसे लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में ट्रांसफ़र करना है तो उसे बाहर से एनर्जी को लेना पड़ेगा। वो एनर्जी हम कई डिफरेंट फॉर्म्स में दे सकते हैं, बट हम यहाँ आपसे बात कर रहे हैं कि वो एनर्जी हम देंगे सिस्टम को इन फॉर्म ऑफ फोटोन। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि कितनी एनर्जी का फोटोन होना चाहिए, मान लेते हैं एग्जाम्पल में इसकी एनर्जी -10 है, इसकी -5 है, मान लिया है मैंने, ऐसा होगा नहीं। तो आप कहोगे -10 से +-5 में जाने के लिए अगर सिस्टम को फोटोन 5 एनर्जी देगा तो आप कहोगे -10 + 5 = व्हाट, आप कहोगे -5 आ जाएगा। इसका मतलब है कि अगर फोटोन 5 एनर्जी लेके आएगा तो हम इस ट्रांजिशन को पॉसिबली करवा लेंगे। अगर फोटोन 6 एनर्जी को लेके आता है, 4 एनर्जी को लेके आता है, तो क्या ये ट्रांजिशन पॉसिबल है? आप कहोगे ये ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि बोर्स ने बताया था कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी एक शेल में जाके मूव करना चाहता है तो जितनी एनर्जी उस शेल की होगी उतनी ही एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास भी होगी। उससे कम या ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी तो वो वहाँ पे नहीं रह सकता, और किसी बीच में नहीं जा सकता कि 6 मिल गई और हो गई एनर्जी -4, तो कहीं यहाँ घूमने लग जाएगा। इलेक्ट्रॉन से उन्हीं शेल्स में घूम सकता है जहाँ एंगुलर मोमेंटम को क्वांटिनाइज्ड बताया गया था, जो कि यहाँ पे कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए सिर्फ 5 जूल एनर्जी, 5 एनर्जी की नीड दिखती है आपको। तो एक बेसिक फॉर्म है कि जो एनर्जी गैप है इस सिस्टम का, उतनी ही एनर्जी का हमें फोटोन भी चाहिए होता है, तो वो ट्रांजिशन पॉसिबल होता है। मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन हायर शेल से लोअर शेल में जंप कर रहा हो या लोअर से हायर में जा रहा हो, मैं कहूँ बताओ फोटोन की एनर्जी क्या होगी, तो आप कहोगे डेल्टा ई बराबर फोटोन एनर्जी। तो डेल्टा ई कैसे निकालूं? तो डेल्टा ई को निकालने के लिए मैंने कहा हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं E2 - E1। E2 क्या है? हायर एनर्जी शेल, E1 क्या है? लोअर एनर्जी शेल। यानी E2 आप कह सकते हो कि बड़े वाले शेल के नंबर के लिए है और E1 छोटे नंबर के लिए यूज़ किया गया है। ये इसलिए क्योंकि अगर E2 बड़ा होगा E1 से तभी तो वैल्यू हमारी डेल्टा ई की वैल्यू प्लस में आएगी, और फोटोन की एनर्जी तो हमेशा प्लस में ही होती है। तो अगर मैं E2 को निकालने के लिए वैल्यू पुट करूं तो आप क्या लिखोगे? -2.18 × 10 द पावर -18 Z² अपॉन N1 N2 का स्क्वायर। सेकेंड शेल की बात या किसी शेल की बात हो रही है, हायर शेल की। -2.18 × 10 द पावर -18 Z² अपॉन N1 का स्क्वायर। अगर मैं यहाँ से आपसे कहूँ कि कुछ कॉमन वैल्यूज निकल सकती हैं तो आप कहोगे हाँ मैं यहाँ से कॉमन वैल्यू निकाल सकता हूँ। कौन सी? कुछ ये वैल्यू। आप देखो दोनों जगह पे ये है ना, सेम। तो अगर मैं इस कॉमन वैल्यू को निकाल दूँ तो मेरे पास वैल्यू क्या बची? 2.18 × 10 द पावर -18 Z² बाहर निकाल दिया तो माइनस रह गया, और ये क्या हो गया? N2 का स्क्वायर, और यहाँ पे भी माइनस रह गया, लेकिन माइनस को हटाओगे तो प्लस हो जाएगा। तो वैल्यू क्या आ गई? वैल्यू आ गई 2.18 × 10 द पावर -18 1 अपॉन N1 का स्क्वायर -1 अपॉन N2 का स्क्वायर Z²। तो ये एनर्जी गैप है जो कि दो शेल्स के बीच का आप निकालने के लिए यूज़ कर सकते हो। बस इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान रखनी है
कि जब आप इस फॉर्मूला को अप्लाई करने जाओगे तो N1 और N2 की वैल्यू को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं मालूम तो बातें नहीं हो सकती। N1 क्या है? N1 है लोअर शेल। N2 क्या है? N2 है हायर शेल। इस बात को जरूरी जानना है कि लोअर शेल और हायर शेल का क्या मतलब होता है। लोअर शेल का मतलब होता है सिस्टम का वो शेल जिसका नंबर छोटा हो, और ये बड़ा शेल। कुछ बुक्स इस तरीके से लिखती हैं कि N1 क्या है? N1 है इनिशियल वन और N2 है फाइनल वन। मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं। दोनों बातें सही हैं। जैसे उसने कहा कि एक फोटोन है दैट जंप फ्रॉम फोर्थ शेल टू फर्स्ट शेल, फाइंड आउट द एनर्जी ऑफ फोटोन। तो जब आपसे वो कहा तो मेरा मानना है कि 4 से 1 में आ रहा है तो N1 को तो मैं 1 रखूंगा और N2 को 4 रखूंगा, मतलब मैं N2 हमेशा हायर शेल वाले को लूंगा। लेकिन ये कहते हैं कि N1 इनिशियल वाले को ले लो, यानी N1 4 को ले लो और N2 1 को ले लो। दोनों फॉर्मूला में डिफरेंस क्या आएगा सोच के देखो। अगर N1 छोटा है तो ये वैल्यू बड़ी आएगी और N2 बड़ा है तो ये वैल्यू छोटी आएगी, तो मेरा आंसर तो हमेशा पॉजिटिव में ही आएगा। लेकिन इनके अकॉर्डिंग अगर मैं N1 को बड़ा रख देता हूं यहां पर, तो ये वैल्यू छोटी और ये बड़ी, तो आंसर माइनस में आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन डाटा के अकॉर्डिंग हमेशा आंसर क्या आएगा? ऑलवेज इन पॉजिटिव वैल्यू। लेकिन इसके अकॉर्डिंग आंसर प्लस भी आ सकता है और माइनस भी आ सकता है। निगेटिव आने का मतलब है इमिट होना और प्लस आने का मतलब एब्जॉर्ब होना, वो ये बताता है। तो अगर आपने ऐसा करके किया और आपका आंसर निगेटिव में आ गया तो आप वहां पे हाईलाइट कर दोगे कि इतने फोटोन का फोटोन इमिट हो रहा होगा इतनी एनर्जी का। लेकिन यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पॉजिटिव ही आएगा। 4 से 1 पे भी जंप करेगा तो पॉजिटिव ही आएगा। तो आपको वहां बोलना पड़ेगा कि 4 से 1 में आ रहा है तो फोटोन निकल रहा होगा। आपको वहां एक बात खुद सोचनी होगी, यहां सोचने की नीड नहीं होगी, लेकिन यहां पे कंफ्यूजन बड़ा आ जाएगा। आप बड़े कंफ्यूज हो जाते हो जब निगेटिव वैल्यू आ जाती है कि अरे यार निगेटिव कैसे आ गई फोटोन की एनर्जी। दैट्स व्हाई वी आर प्रेफरिंग दिस वन। इतना तो समझ आता है कि हायर से लोअर में जाएगा तो एनर्जी रिलीज होगी। फोटोन की एनर्जी तो निकाल लिया आपने। क्या निकाली? आपने कहा डेल्टा ही तो निकालना आ गया ना मुझे। कितना? 2.18 इंटू 10 द पावर माइनस 18, 1 अपॉन N1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 का स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब मैं आपसे कहूं कि मुझे फोटोन की वेवलेंथ निकाल के दो, ये किसके बराबर है? ये है ना फोटोन की एनर्जी के ही बराबर है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे उस फोटोन की वेवलेंथ बता के दो तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे फोटोन की एनर्जी को तो मैं लिख सकता हूं ना Sc अपॉन लैम्डा, और ये वैल्यू जो मेरे पास है उस वैल्यू को लिख देता हूं। क्या है? 2.18 इंटू 10 द पावर माइनस 18, 1 अपॉन N1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 का स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब क्या करें? हमने कहा कुछ नहीं, हम इस वैल्यू को 1 अपॉन लैम्डा को निकालने जा रहे हैं, तो इस वैल्यू को इधर भेज दीजिए। तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आ गई वो आ गई 2.18 इंटू 10 द पावर माइनस 18, 1 अपॉन N1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 का स्क्वायर जेड स्क्वायर, और इसे आपने डिवाइड कर दिया H और C से। आफ्टर दिस 1 अपॉन लैम्डा की वैल्यू जो हमारे पास आएगी, अगर मैं सारी वैल्यूज पुट करूं तो क्या होगा? देखो 2.18 इंटू 10 द पावर माइनस 18, H 6.62 10 द पावर माइनस 34, C 3 इंटू 10 द पावर 8, और यहाँ पर तो इसे ऐसे ही लिख देते हैं। नाउ आफ्टर दिस हमारे पास जो एक फॉर्मूला तैयार आके आएगा वो होगा 1 अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू व्हाट? 1.09 इंटू 10 द पावर 7, N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर जेड स्क्वायर। और ये जो पूरी वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आएगी किस में? ये वैल्यू आएगी बेटे मीटर इनवर्स में। ध्यान रखिएगा क्योंकि आप 1 अपॉन वेवलेंथ की बात कर रहे हो। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ तो वी हैव द फॉर्मूला 1 अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू 1.09 इंटू 10 द पावर 7, और इस वैल्यू को अगर हम लिखते हैं 1.09 इंटू 10 द पावर 7, तो दिस इज इक्वल टू द RH एंड दैट इज टर्म्ड एज व्हाट? रिडबर्ग कांस्टेंट। यूनिट लगा दीजिएगा क्योंकि यूनिट के बिना इसे बताना नहीं सही है। 10 द पावर 7 वाट
मीटर इनवर्स। तो मैं इस पूरी वैल्यू को हटा के क्या लिख सकता हूँ, मैं फॉर्मूला डायरेक्ट लिख सकता हूँ ना आपके सामने, 1/λ इक्वल्स टू RH 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर जेड स्क्वायर। एंड बाय द हेल्प ऑफ दिस आप क्या कर सकते हो, उस पर्टिकुलर फोटोन की वेवलेंथ भी कैलकुलेट कर सकते हो। प्रॉब्लम देख लेते हैं। फाइंड आउट द एनर्जी ऑफ फोटोन व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम थर्ड शेल टू फर्स्ट शेल। अगर ऐसे पिक्चर में बना लेते हैं एक बार कि आपको समझ आ जाए, ये न्यूक्लियस हो गया, ये थर्ड शेल हो गया, और वो जंप करके कहाँ आना चाहता है, फर्स्ट शेल में आना चाहता है। आपको क्या समझ आता है, फोटोन रिलीज होगा या एब्जॉर्ब? आप कहोगे यार इस सिस्टम में तो मुझे सामने सामने दिख रहा है कि सिस्टम से फोटोन रिलीज होगा। कितनी एनर्जी होगी फोटोन की, निकालने के लिए क्या लगा दें, फॉर्मूला लगा सकते हो। फॉर्मूला क्या है, वही डेल्टा ई वाला लगा लो। डेल्टा ई इक्वल्स टू व्हाट, 2.18 इंटू 10⁻18 1/n1। मैंने बताया था कि n1 हमेशा लोअर वाले को और n2 हमेशा हम हायर वाले को मानेंगे। तो 1 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 2.18 इंटू 10⁻18, और यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे तो 8/9 आ जाएगा, और ये जो वैल्यू आएगी ये जूल में आएगी। एंड दैट इज़ द एनर्जी ऑफ फोटोन जो आप कैलकुलेट कर सकते हो। प्लस माइनस में मेरा आंसर तो प्लस में ही आएगा, हमेशा आपको बता चुका हूँ, बट दिस इज़ व्हाट द फोटोन कौन सा है जो इमीट आउट हो रहा होगा फ्रॉम द सिस्टम। देखिए बेटे, ये फॉर्मूला जरूरी नहीं कि यहीं अप्लाई हो सकता है। अगर मैं कहता कि मुझे इस इलेक्ट्रॉन को इनफाइनाइट में भेजना है तो क्या करते, तो भी आसान तरीका था, हम n2 को इनफाइनाइट मान लेते। यानी जो आयनाइजेशन एनर्जी वाला क्वेश्चन आप कर रहे थे वो आप इससे भी कर सकते थे। समझ के देख लीजिए, मैं यहाँ पे एक एडिशनल पॉइंट जोड़ दे रहा हूँ कि मैंने आपसे कहा कि आयनाइजेशन एनर्जी निकालो फॉर हाइड्रोजन एटम, तो आपने निकाली थी वहाँ पे, यहाँ पे भी आप निकाल सकते हो। डेल्टा इक्वल्स टू क्या लिखोगे आप, 2.18 इंटू 10⁻18, n1 तो 1 हो जाएगा और 1 n2 इनफाइनाइट तो ये हो जाएगी। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.18 इंटू 10⁻18 जूल, जो आपने वहाँ चेक किया था। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ फोटोन दैट एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ लिथियम 2 पॉजिटिव। सेकंड एक्साइटेड स्टेट याद होना चाहिए, ये किसकी बात हो रही है, थर्ड शेल की बात हो रही है, और ग्राउंड स्टेट का मतलब वो फर्स्ट शेल की बात कर रहा है। वेवलेंथ निकालना है, फॉर्मूला लगा सकते हो ना, 1.09 10⁻7। ये मीटर के साथ है। याद रखिएगा, रिडबर्ग की जो वैल्यू है अगर हम देखें तो वो वैल्यू होती है 109677 सेंटीमीटर इनवर्स लिखी जाती है। ये वैल्यू भी मिल जाती है, इसे आप लिख सकते हो ना 1.09677 इंटू वॉट, 1 2 3 4 5 10⁵ सेंटीमीटर इनवर्स। तो मीटर में जब इसे लिखते हैं तो इस तरीके से लिख दिया जाता है, 1/सेंटीमीटर, मतलब आप कह सकते हो कि ये नीचे सेंटीमीटर आ गया, 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होता है, तो मैंने क्या लिख दिया, 1/100 मीटर। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1.09677 इंटू 10⁷ मीटर इनवर्स। तो रिडबर्ग की ये वैल्यू भी आप याद रखोगे, लेकिन ये वैल्यू सेंटीमीटर में रिजल्ट देती है और मैं मीटर की बात कर रहा हूँ। आगे क्या कर लें, 1/n1, n1 की वैल्यू 1 का स्क्वायर, और कहाँ जा रहे हो, थर्ड शेल, यानी कि 9 हो गया, 1.09 इंटू 10⁷, और अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो वैल्यू आ जाएगी 8/9। ओके, तो लैम्डा कितना आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा 9/1.09 इंटू 8 और ऊपर 10⁻⁻7। हाँ, इसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। कैलकुलेशन करने के बाद मैं आपको आंसर बता देता हूँ, इज इट अबाउट 160 एंगस्ट्रॉम, जो आंसर आपको देखिए बेटे, आपको अभी तक जो बातें बताई गई वो एनर्जी का एक सिंपल सा फॉर्मूला बताया गया। फॉर्मूला मैं अब जूल के फॉर्म में लिख रहा हूँ, 2.18 इंटू 10⁻18 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये था क्या, आपने कहा ये जूल पर एटम के फॉर्म में था। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ ये जो एनर्जी दी गई है ये कौन सी एनर्जी है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, दिस इज टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ये टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। टोटल एनर्जी दो पार्ट से मिलकर बनी होती है, आप जानते हो, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर मैं आपसे अलग अलग पूछूं कि बताओ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप कहोगे कि काइनेटिक एनर्जी को निकालने का मेरे पास फॉर्मूला जो होगा वो ये है, प्लस 2.18 इंटू 10⁻18 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी हमेशा प्लस में ही होती है, बिकॉज द एनर्जी इज ऑलवेज इन मोशन।
लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि मोशन ऑफ अट्रैक्शन के कारण बनती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण बनती है, इसमें मोशन नहीं देखने को मिलता है सिस्टम में। और अगर आप इसकी एनर्जी की बात करोगे कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो वो होती है -2.18 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻18 Z²/n²। समझने की बातें कीजिएगा, अगर मैं इन दोनों को सम करूँ ना तो रिजल्ट इतना आना चाहिए, और इसलिए मैंने इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया है, क्योंकि माइनस वाली आंसर आना चाहिए। तो जब आप इन्हें ऐड करोगे दोनों को तो 2.18 इंटू 10⁻⁻18 Z²/n² और आगे निगेटिव साइन के साथ वैल्यू आएगी। ये इन्फॉर्मेशन आपको बता क्या रही है? अगर मैं इसे ग्राफ के थ्रू आपको क्लियर करवाऊँ तो क्या होगा? देखो, ग्राफ के थ्रू अगर हम क्लियर करें तो आप क्या बताओगे? आप कहोगे क्या कि काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा? ये है, आप कह सकते हो, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू इलेक्ट्रॉन। तो जैसे से आप दूर जाते जाओगे n की वैल्यू बढ़ती जाएगी। n की वैल्यू बढ़ने का मतलब है काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू का कम हो जाना। तो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ आपको ऐसा देखने को मिलेगा। लेकिन ये दोनों वैल्यूज निगेटिव में है। अगर ये दोनों वैल्यूज निगेटिव में है तो इनके साथ रिवर्स इफेक्ट मिलेगा कि एनर्जी निगेटिव से जीरो की तरफ जा रही है, मतलब ये वैल्यूज आपको क्या मिलेंगी? बढ़ती हुई दिख रही होंगी। तो ये जो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन आपको मेंशन किया जा रहा है ऊपर वाला, ये तो काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करने के लिए है। ये आप पोटेंशियल एनर्जी या फिर टोटल एनर्जी के ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए दिखा सकते हो। तो दिस इज द एनर्जी फॉर्म जो हमें यहाँ पे मालूम है। देखिए बेटे, बोर्स थ्योरी के कुछ फॉर्मूला मैं और बता रहा हूँ। इन फॉर्मूला पे ज़्यादा न्यूमेरिकल अगर आप बात करोगे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनता, एक सिंपल सी बात है। अगर आपको बोर्स रेडियस को निकालना है, किसी पर्टिकुलर एटम की शेल की रेडियस को निकालना है, तो उसके लिए हम इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। दैट इज़ व्हाट, ये आंसर आपको एंगस्ट्रॉम में देखने को मिलेगा, एंड दिस इज़ व्हाट। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन में कह दूं कि लिथियम 2 पॉजिटिव की सेकेंड शेल की मुझे रेडियस बताओ क्या होगी, तो आप क्या करोगे? आप कहोगे लिथियम 2 पॉजिटिव दिया हुआ है, वैल्यू पुट कर लो 0.529 एन सेकेंड शेल यानी 4/3, इसे कैलकुलेट कर लोगे, ये आपको रिजल्ट मिल जाएगा। स्पीड निकालने का फॉर्मूला जो बताया जाता है वो बताया जाता है इज इट अबाउट लाइट की स्पीड के कंपेयर में हमारे सामने ये एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन मेंशन किया जाता है मीटर पर सेकंड के टर्म्स में। और C/137 को अगर आप सॉल्व करोगे, लाइट स्पीड रखोगे तो वैल्यू कुछ इतनी आ जाएगी। ये वैल्यू उतनी ही आपको दिख रही होगी जितनी की एनर्जी के फॉर्म में यूज़ होने वाला टर्म था। सिर्फ वैल्यू में वहाँ पे पावर डिफरेंट लगा दिया गया है। तो ये वे है जिसके थ्रू आप इलेक्ट्रॉन की स्पीड निकाल सकते हो। किस इलेक्ट्रॉन की स्पीड ज़्यादा होगी? अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे लिए हाइड्रोजन एटम है, मान लो, मैं कहता हूँ कि इलेक्ट्रॉन बताओ फर्स्ट शेल में ज़्यादा तेज़ी से मूव करता होगा या सेकंड शेल में तेज़ी से मूव करता होगा, तो आप कहोगे कि n और v में इन्वर्स का रिलेशन है। मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा स्पीड कम होती जाएगी, मतलब फर्स्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी स्पीड क्या होगी? वो ज़्यादा होगी, और सेकंड शेल में स्पीड क्या दिख रही होगी? कम होती हुई दिख रही होगी। मतलब फर्स्ट शेल में क्या स्पीड होगी हाइड्रोजन के लिए? तो आप कहोगे फर्स्ट शेल में इस स्पीड से मूव कर रहा होगा। सेकंड में कैसे मूव कर रहा होगा? आप कहोगे इस स्पीड से मूव कर रहा होगा। टाइम पीरियड, किसी एक शेल में कितना टाइम लगता है उसे रिवॉल्व करने में? तो अगर मैं आपसे कहूँ कि टाइम पीरियड क्या होगा, तो आप कहोगे टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है, 2πr, स्पीड v, ये t हो जाएगा। वैल्यू पुट कर लेते हैं। r की वैल्यू कितनी होगी? तो आपने कहा r की वैल्यू है 0.529, और आप देख सकते हो ऊपर n² नीचे z आ रहा है, डिवाइड बाय v, वो कितना है? 2.18 इंटू 10⁻6 z/n। अगर मैं इस एक्सप्रेशन को पूरा एक साथ लिख दूँ, 2π इंटू 0.529 अपॉन 2.18 इंटू 10⁻6, तो मैं इन्हें एक साथ अगर करूँ तो n³ z² आ सकता है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि जो टाइम पीरियड है ना, वो इस रिलेशन को फॉलो करता हुआ दिख रहा है। अब मैंने इस पर क्या रीजनिंग कर ली? मैंने आपसे कहा चलो इस पर एक छोटी सी रीजनिंग क्वेश्चन के साथ बनाते हैं। मैंने कहा मेरे पास हाइड्रोजन है और हीलियम पॉजिटिव है, बताओ इनके सेकेंड शेल में टाइम पीरियड का क्या रेशियो होगा? तो आप कहोगे कि टाइम पीरियड का रेशियो निकालना है, T1/T2 निकालना है। तो T1 कितना होगा? वो n³ अपॉन क्या होगा? n1 का क्यूब अपॉन z1 का स्क्वायर, और इसके लिए क्या होगा? n2 का क्यूब, और ऊपर क्या आएगा? z2 का स्क्वायर।
तो अगर मैं यहाँ वैल्यू पुट करूँ तो कैसे पुट करोगे? आप कहोगे हाइड्रोजन के लिए n की वैल्यू सेकेंड शेल दोनों के लिए यूज़ कर रहा है, तो n1 तो दोनों के लिए सेम हो गया, तो यहाँ n1 और n2 क्या है, दोनों के लिए सेम मेंशन किया गया है। तो Z2/Z1 आ गया। Z2 किसके लिए हो रहा है? हीलियम तो 4 और ये 1, तो आप बताओगे कि इनका टाइम पीरियड का जो रेशियो होगा वो 4 टाइम्स होगा। दैट इज़ अ कंडीशन। तो ये सारी बातें आपके पास बोर्स के अकॉर्डिंग कुछ बातें थी। अब हम इन्हें आगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से जोड़ेंगे बाय स्पेक्ट्रम टर्मोलॉजी। थैंक यू।